वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक जो है वो वाइडली एप्लीकेबल है और वो हमें एक तरह से सिखाता है कि एक इंटरेक्टिंग सिस्टम को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं एज अ नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। तो ये जो है हम एक्चुअली अप्लाई तो इसको हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट पे करेंगे, जो हम डिस्कस करते रहे हैं पहले भी। इसी ग्राउंड स्टेट और लो एनर्जी एक्साइटेशंस हमने स्टडी की हैं, मगर ये जो टॉपिक है ये कहलाता है मीन फील्ड थ्योरी। तो ये जो टॉपिक है ये मीन फील्ड, अच्छा इसको मैं रेड कर देता हूँ, मीन फील्ड थ्योरी कहलाता है, मीन फील्ड थ्योरी। और ये वाइडली एप्लीकेबल है और इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे जो है ये हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट पे अप्लाई करेंगे, बट इट कैन बी अप्लाइड इन मैनी केसेस एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, बुनियादी जो है मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि अगर हम वापस जाते हैं और बेसिक हैमिल्टोनियन के ऊपर आ जाते हैं, जिससे हम डील कर रहे थे, हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट को जो है ना हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। और लेट्स लुक एट दिस हैमिल्टोनियन। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि इतना पीछे बेसिक हैमिल्टोनियन ये है ना हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट के लिए। अब इसमें आप ये देख रहे हैं और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेबरिंग स्पिन्स के दरमियान इंटरेक्शन है। एम और एन जो है ना साइट्स एम एन है जो कि नेबरिंग साइट्स हैं, और नेबरिंग साइट्स के दरमियान स्पिन्स के दरमियान इंटरेक्शन है। तो इट इज़ एन इंटरेक्टिंग मॉडल, और ये इन इंटरेक्शंस की वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बन जाती है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब आमतौर पे इंटरेक्टिंग मॉडल्स को एग्जैक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो यू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन स्कीम्स। जैसे कि हमने भी इधर अप्रॉक्सीमेशन स्कीम्स अप्लाई की और इनको ट्रीट करना शुरू किया एज बोसोनिक ऑपरेटर्स, और फिर अप्रॉक्सीमेट करके फिर हमने वो रिज़ल्ट हासिल किया। इसी तरह एक बड़ी पावरफुल टेक्निक जो अप्रॉक्सीमेशन की है इस किस्म के इंटरेक्टिंग मॉडल्स को हैंडल करने के लिए, वो मीन फील्ड थ्योरी कहलाती है। और मीन फील्ड थ्योरी को हम आज डिस्कस करने लगे हैं। उसमें हमेशा ऐसा होगा कि आपके पास कोई दो ऑब्जर्वेबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स जो हैं वो के दरमियान इंटरेक्शंस होंगी, यानी कि ऐसी टर्म्स होंगी जिनमें दोनों कपल हो रहे हैं। और आपने किसी तरीके से अब यहाँ पे जो है दोनों टर्म्स कपल हो रही हैं, हमने किसी तरीके से इसे सिंगल पार्टिकल सिस्टम में बनाना है। यानी कि ये आप समझ लें कि इंटरेक्टिंग सिस्टम है, और हमने नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का मतलब ये एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम या सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है, जिसमें सिर्फ हर टर्म के अंदर एक ही स्पिन आ रही हो, बाकी जो है वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर ना रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी ये ऑपरेटर हो जिससे हम ये डील कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी, हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन होगी। लेट्स गो डाउन, साफ सफ़े पे चले जाते हैं कि हमारे पास बेसिक जो हैमिल्टोनियंस होंगे वो इस किस्म की फॉर्म के होंगे। कोई आप समझ लें कि दो ऑपरेटर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू सम ऑब्जर्वेबल्स, ए एंड बी हम उनका नाम दे रहे हैं, और एक फिर कपलिंग टर्म है जहाँ पे ए बी आपस में कपल हो रहे हैं। यहाँ पे जो है आपके पास ए और बी वाली कोई टर्म नहीं थी हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट वाले केस में, मगर इसका जो आप एक्सटेंडेड मॉडल्स बनाएं तो उसमें ये चीज़ें आ सकती। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ पे दो ऑपरेटर्स ज़रूर थे, दो स्पिन ऑपरेटर्स थे जो आपस में कपल हो रहे थे। एक ही वो टर्म है, यानी कि वो जो आपके पास सिग्मा एम एन वाली टर्म है जिसमें एस एम डॉटेड विद एस एन है, ये वो ए बी ऑपरेटर्स हैं जो आपस में कपल हो रहे हैं थ्रू दिस डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हम किसी तरीके से ये टर्म ना हो तो ये हैमिल्टोनियन जो है वो नॉन इंटरेक्टिंग हैमिल्टोनियन बन जाएगा कि आप ए के लिए लैदा सॉल्व कर सकते हैं, बी के लिए लैदा सॉल्व कर सकते हैं, और यू कैन एक्चुअली ए और बी के लिए लैदा जो है वो सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम ही बन जाती है। तो हमारा मकसद ये है किसी तरीके से इस टर्म को हम ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, कर दिया तो हमारा प्रॉब्लम ही बदल जाती है, वो इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हमने किसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट करना है कि इस टर्म का इफ़ेक्ट भी मौजूद रहे, मगर हमारा जो हैमिल्टोनियन है
वो सिंप्लीफाई हो जाए, सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन बन जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में एक क्वाड्रेटिक हैमिल्टोनियन बन जाए। अच्छा, उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि हम जो ये ऑपरेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे ए ऑपरेटर जो है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसकी एवरेज वैल्यू से, प्लस सम फ्लक्चुएशन अबाउट द एवरेज या मीन वैल्यू। तो ये जो है आपकी मीन वैल्यू है, और ये जो है आपकी है फ्लक्चुएशंस अराउंड द मीन वैल्यू। फ्लक्चुएशंस या अनसर्टेनिटी हम जो कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल अनसर्टेनिटी बेसिकली ये है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है ना हमने डिफ़ाइन की हुई ये चीज़ें, तो ये फ्लक्चुएशंस अबाउट द मीन वैल्यू कहलाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं इधर। हम ये कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है मीन वैल्यू जो है, इट्स जस्ट अ क्लासिकल नंबर, इट्स अ सी नंबर, इट्स नॉट अ क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट एनी मोर। जब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप से रिप्लेस करेंगे या मीन वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, तो ये एक क्लासिकल वैल्यू बन जाएगी, ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और मीन फील्ड में आप ये करते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको आप वीक कंसिडर करते हैं। वी इन मीन फील्ड थ्योरी, MFT मैं कहता हूँ उसे, बार बार लिखने की बजाय MFT जो है, इन MFT वी ट्रीट द फ्लक्चुएशंस एज स्मॉल। यानी फ्लक्चुएशंस अबाउट द मीन वैल्यू आर स्मॉल, तभी तो इसे मीन फील्ड थ्योरी कहा जा रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मीन फील्ड वैल्यूज़ है, मगर सिर्फ मीन फील्ड वैल्यूज़ अगर आप रखते तो फिर इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम ना रहती। तो वो मीन फील्ड फ्लक्चुएशन स्मॉल है, बट यू कीप द फ्लक्चुएशन टू सम डिग्री। वी ट्रीट द फ्लक्चुएशंस टू बी स्मॉल। स्मॉल से मुराद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि डेल्टा ए जो है इज़ मच स्मॉलर देन द मीन वैल्यू। तो दिस हैज़ सम, दिस नीड्स टू बी करेक्टेड एंड दिस नीड्स टू बी चेक्ड। अगर ये होल्ड करता है तो देन द मीन फील्ड थ्योरी वर्क्स, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड सम अदर वे। अच्छा, एनीवे, तो दिस इज़ दिस बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि मीन फील्ड थ्योरी में आप कुछ ऑपरेटर्स जो हैं या ऑब्जर्वेबल्स के जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, एंड यू ट्रीटिंग देम एज क्लासिकल वेरिएबल्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो पार्ट है वो क्लासिकल नंबर्स हैं जो कि मीन वैल्यूज़ हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द मीन फील्ड थ्योरी। तो आमतौर पे जो फिजिसिस्ट के तर्किश में जो डिफरेंट तीर है ना, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये मीन फील्ड थ्योरी है। जब आप किसी नई इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है आम तौर से वो यही की जाती है कि मीन फील्ड थ्योरी अप्लाई करके ग्राउंड स्टेट मालूम की जाए। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक इन दैट सेंस, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि ये इसके रिज़ल्ट जो हैं वो रिलायबल हैं या नहीं, और क्वांटम फ्लक्चुएशंस को आप वीक कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें। सो वो जो है वो बारीकियां हैं जिसमें अभी हम नहीं जाते। अच्छा, अब हम जो है ये मीन फील्ड थ्योरी जो है हम अप्लाई करते हैं, MFT जो है अप्लाइड टू द हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट। हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो भी एक इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम है, एंड लेट्स जस्ट यूज़ दैट एंड सी कि हम इसमें को किस तरीके से नॉन इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम बना सकते हैं, एसेंशली सिंगल स्पिन प्रॉब्लम। तो उसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो SM ऑपरेटर है मिसाल के तौर पर। तो हम SM ऑपरेटर को जो है वो रिप्लेस कर देंगे विद SM एवरेज वैल्यू प्लस सम डेल्टा SM, ठीक। ये मीन फील्ड थ्योरी में हमारे जो बेसिक हैमिल्टोनियन में जहाँ पे ये स्पिन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, जो बेसिक हैमिल्टोनियन है उसमें ये टर्म्स आ रही हैं, तो इनमें हम जो है इस तरीके से मीन वैल्यू प्लस द फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो SM डॉटेड विद SN टर्म है, दैट बिकम्स ये बन रही टर्म, ठीक है ना। सॉरी, इसको ठीक कर लेंगे, ये ना बाद में आपको कन्फ्यूजन हो। तो इसको हम लिख सकते हैं SM, एक सेकंड
इसको थोड़ा आराम से लिखना पड़ेगा। SM प्लस SM डेल्टा SN प्लस SN डेल्टा SM, ये सारी टर्म्स में ला रहा हूँ। आखिर में फिर क्वाड्रेटिक इन द फ्लक्चुएशंस आ रही टर्म जो कि है डेल्टा SM डेल्टा SN। अब ये क्वाड्रेटिक वीक फ्लक्चुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन जो है, अब आप अगर मीन फील्ड थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये टर्म्स जो हैं, ये दीज आर जस्ट सी नंबर्स, नो लॉन्गर ऑपरेटर्स। फिर आपके पास ये टर्म आ रही है अब ये डेल्टा को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो ऊपर डेफिनेशन है, इसको इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, और अगली टर्म जो आपके पास है उसमें आपने बिल्कुल इसी तरह एवरेज से रिप्लेस कर दिया। तो अब आपके पास जो फॉर्म बनी इसकी वो बन गई, ये पहली टर्म वैसे के वैसे ही आ गई। यहाँ से ना हमने डेल्टा SM को रिप्लेस किया ना इधर, ये जो है डेल्टा SN है, जिस तरह SM के लिए लिखा है उसी तरह SN के लिए, और ये जो है डेल्टा SM। ठीक, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली फर्स्ट टर्म वैसी के वैसी आ गई। फिर हमारे पास ये टर्म आ गई SM SN माइनस SM SN प्लस SN SM और फाइनली SN SM, ये आखिरी टर्म आ गई। ठीक है, तो आप इन दोनों टर्म्स को आप कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास जो मीन फील्ड हैमिल्टोनियन बन गया, वो आपके पास जो मीन फील्ड बन जाएगा उसमें आप देख रहे हैं, सॉरी, मीन फील्ड जो बन रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास SM SN है प्लस यानी ये वाली टर्म, फिर हम ये वाली टर्म लिखते हैं SN SM है, ये मैंने थोड़ा सा इसमें ख्याल नहीं किया कि मुझे करना चाहिए था कि ये डॉटेड है ना, बीच में डॉट प्रोडक्ट था, ये डॉट्स आपको लगाने चाहिए इसमें ना, तो चलें बीच में डॉट्स हम लगा देते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रख लेते हैं, कई जगह ये ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो ये टर्म आपके पास आ गई, और SN डॉटेड विद SM आ गया, प्लस बल्कि माइनस SN डॉटेड विद SM। ठीक है जी, तो ये जो आपका हैमिल्टोनियन है, इसको अगर आप कहें कि ये जो हैमिल्टोनियन है, अभी हैमिल्टोनियन ने लिखा माइनस के साथ लगाना है, तो एनीवे दिस इज़ द मीन फील्ड टर्म, मीन फील्ड। अब ये हैमिल्टोनियन में जो आप डालेंगे मीन फील्ड फॉर्म आप लिख लें, यानी बेसिकली जो कपलिंग टर्म थी वो SM डॉटेड विद SN थी ना, तो उसको अब आपने मीन फील्ड लेवल, अब मीन फील्ड लेवल में खसूसियत क्या है कि हर टर्म में आप देखें ना तो एक ऑपरेटर आ रहा है, ये ऑपरेटर आ रहा है, और दूसरा नंबर है सिर्फ, दिस इज़ जस्ट अ सी नंबर, ये भी सी नंबर है क्योंकि ये एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो कि एक नंबर होता है, इधर तो दोनों नंबर्स ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हर टर्म जो है ना वो सिंगल स्पिन वाली टर्म बन गई, सिंगल स्पिन इंटरेक्टिंग विद एन एवरेज स्पिन और मीन वैल्यू ऑफ द स्पिन नेबरिंग स्पिन्स।
तो ये एक तरह से मीन फील्ड इसलिए कहा जाता है कि आप अब हर टर्म ये ज़ाहिर कर रही है, कम से कम ये टर्म्स जो हैं पहली दो वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि एक सिंगल स्पिन है साइट एम पे या साइट एन पर, एंड इट इज़ इंटरेक्टिंग विद द एवरेज स्पिन ऑफ द नेबर्स। तो इसलिए इसे मीन फील्ड भी इसी तरह कहा जाता है, क्योंकि ये मीन फील्ड टाइप चीज़ बन जाती है। अब अगर हम अपने हैमिल्टोनियन पे जाएँ ना, ये सारी कार्रवाई करें और हैमिल्टोनियन बेसिकली जब हम लिखें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी हैमिल्टोनियन की। हैमिल्टोनियन हमें चाहिए था ना मीन फील्ड, लेट्स जस्ट राइट इट एज द मीन फील्ड हैमिल्टोनियन। अब मीन फील्ड हैमिल्टोनियन जो हमारा है ना वो बन जाएगा माइनस जे सिग्मा एम एन एस एम डॉटेड विद एस एन। अब मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा, मगर आप वो खुद से लगा सकते हैं। माइनस जे सिग्मा एम एन, ये दूसरी टर्म अब मैं लिख रहा हूँ। डॉटेड विद एस एम, और फाइनली प्लस हो जाएगा, प्लस जे, माइनस साइन से प्लस हो जाता है, ये सिग्मा एम एन एस एम डॉटेड विद एस एम। तो ये अब आपके पास मीन फील्ड हैमिल्टोनियन आ गया। और देखना अब सिंगल स्पिन हैमिल्टोनियन बन गया, जिसमें सिंगल पार्टिकल कह रहा था इस तरह, ये मतलब इसका ये था कि सिंगल स्पिन हैमिल्टोनियन बन गया। अब इसमें जो है इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन द सेंस के हमें ये एवरेज स्पिन की हम बात कर रहे हैं, और सिस्टम क्योंकि ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एवरेज जो है ये मीन वैल्यू ऑफ द स्पिन डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइट इंडेक्स। तो हर साइट के ऊपर जो है जो एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पिन है वो हम सेम ले सकते हैं। तो हम, और अगर हम जी एक्सिस के लॉन्ग स्पिन को लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एस एम जो है इट इज़ जस्ट एस जी along the z डायरेक्शन, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पिन along the z डायरेक्शन। और हम जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है एट साइट, अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एम के नीचे एम है, चलें कोई बात नहीं, ये बेसिकली जो है इंडिपेंडेंट ऑफ साइट इंडेक्स बन जाएगा, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज एम एन जे, डिफाइन कर सकते हैं जे एस सी जी। अगर ये हम कहें कि ये हमारे जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट जो है एट ऑल द साइड्स इज द सेम एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू द जी कंपोनेंट ऑफ द स्पिन, ठीक है ना, क्योंकि हम ये जी कंपोनेंट ऑफ द स्पिन कह रहे हैं कि जी ये जो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं या मैग्नेटाइजेशन के जो डायरेक्शन है उसको हमने जी एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, जी डायरेक्शन ले लिया। तो ये जो है जब हम ये ओवरऑल, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट ऑफ साइट है, तो बेसिकली यू आर गोइंग टू बी डूइंग इट जो है ओवरऑल साइट्स, तो ऑल नेबर्स इनफैक्ट, तो इसको आमतौर पे एन लिख लिया जाता है, एन नंबर ऑफ नेबर्स हैं, ये जे है और ये एस जी है और ये जी। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रिज़ल्ट आ जाता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा, ये डायग्राम के बाद में हम बात करेंगे, तो हम इस तरह करते हैं कि नीचे आ जाते हैं। तो ठीक है ना, तो n जो है नंबर ऑफ़ नियरेस्ट नेबर्स है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, तो सम ओवर द नियरेस्ट नेबर्स, जितने भी नियरेस्ट नेबर हैं। जिस तरह अगर स्क्वायर लेटर्स है तो आपके पास 4 नियरेस्ट नेबर्स होंगे, अगर 1 डायमेंशनल लेटर्स आप ले रहे हैं तो 2 नियरेस्ट नेबर्स होंगे एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब ये सारी एक्सरसाइज की जाए तो हम जो हमारा मीन फील्ड हैमिल्टोनियन है उसकी तरफ अगर हम आएँ और यही हम एक्सरसाइज करें कि ये इधर ये रिप्लेस करें एन के लिए और एम के लिए, दोनों के लिए, और फिर ये मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक मोमेंट के जो हर स्पिन पे जो मैग्नेटिक मोमेंट एक्ट कर रहा है, यानी ये सारा का सारा जो एस एम एवरेज है ना, वो एक तरह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट है या एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि स्पिन एम एन के ऊपर एक्ट कर रहा है। इधर जो है उसी तरह स्पिन एम के ऊपर, जो स्पिन ऑन द साइट एम जो है उसके ऊपर जो नियरेस्ट नेबर्स की वजह से
मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम m ले रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइट इंडेक्स है, तो वो अगर हम आगे ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं, अब m की टर्म्स में चीज़ें लिख सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम कोशिश करें तो हमारा कुछ इस किस्म का सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है कि हमारा हैमिल्टोनियन जो है मीन फील्ड वो जे ठीक है, ये पहली टर्म है। फिर आपके पास दूसरी टर्म आ गई mn, और इसमें भी आपके पास चलें इसको हम लिख लेते हैं sm डॉटेड विद sz, ठीक है। फिर आपके पास आखिरी टर्म आ गई जिसमें आपके पास जो है ये sz डॉटेड विद sz, ठीक है जी। ये टर्म्स आपके पास आ रही हैं। अब अगर वही जो हमने ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, ये जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट, या चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख लें। तो ये हमें जे एस जी एक्स मीन वैल्यू जी वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है, तो हम इसे मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है बेसिकली फिर वो आपके पास हाँ, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती है, इसको ज़रा हमें इसको ठीक करना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स है यहाँ पे जो है ना, क्योंकि इसमें नियरेस्ट नेबर्स तो नहीं है ना, वो सम ओवर द नेबर्स है, तो इसलिए उसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स आ रहा होगा। तो लेट्स से यहाँ पे अगर एस एम के लिए कर रहे हैं तो वो जो समेशन है ओवर एन है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इसमें से अगर हमने एन वाला हिस्सा ले लें तो आपके सिर्फ और एम की टर्म्स में लिखें तो आपके पास ये बन जाएगा सिग्मा एम एम ओहो एम डॉटेड विद एस एम प्लस सिग्मा एम ई एम एम डॉटेड विद एस जी, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है एस, ये तो इस तरह ही आ जाएगा, माइनस साइड आना चाहिए, और यहाँ पे जो है आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा एम एम डॉटेड विद एस एम, ठीक है। और फिर आप जो ले रहे हैं तो आप बेसिकली एस जी को तो बाहर ले सकते हैं ना, एस सी जी डॉटेड विद सिग्मा एम एम एम, ठीक है ना, एमथ साइड पे सम ओवर ऑल द एम साइड्स। तो ये आपके पास बेसिकली इसको अगर आप लिखना चाहें ना तो इसको आप लिख सकते हैं एस जी, ये बाहर वाला जो समेशन से बाहर है क्योंकि एम के ऊपर समेशन है और ये तो उस पर उसके इंडिपेंडेंट है, तो ये हम ले सकते हैं एस एम जो है वो साइट इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसको एम की बजाय खाली एम भी लिख सकते हैं। और सम ओवर ऑल एम्स हैं तो मींस ऑल सम ओवर ऑल साइट्स, तो ये इसको एन एंड पॉइंटिंग इन द जी डायरेक्शन। एन जो है इधर जो एन है वो है टोटल नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है। तो इस तरह आपका जो बेसिक हैमिल्टोनियन है, ब्लैक ले आते हैं, बेसिक आपका जो हैमिल्टोनियन है मीन फील्ड हैमिल्टोनियन, वो आप लिख सकते हैं एस
क्योंकि ये इसके साथ कपल्ड है इसलिए इसको तो अलग नहीं कर सकते, और मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। प्लस अगली टर्म जो है प्लस जे वगैरह उसके अंदर एम के अंदर आ गया ना, प्लस एम एन एस जी, क्योंकि जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास बेसिकली सिंप्लीफाई होके ये बन गया है। यहाँ जो है ये m बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर m आ रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये अब डायगोनल हो गया है, इट इज़ डायगोनल, यानी सिंगल पार्टिकल बेसिकली हैमिल्टोनियन बन गया है। इट इज़ डायगोनल इन साइट इंडेक्स m, ठीक है। अब दिस इज़ अ बैड नोटेशन, आई एम सॉरी। नोटेशन मैं ख्याल में बदल देता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी, मैं इसको थोड़ा सा इधर बदल देता हूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजन आप क्रिएट करे। डायगोनल इन साइट इंडेक्स, तो इसको मैं साइट इंडेक्स को जो है ना m को मैं m साइट इंडेक्स जो है उसको मैं i कह देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन जो बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस सिग्मा आई, एम की बजाय आई कह दी क्योंकि एम उधर मैग्नेटिक मोमेंट भी आ रहा है ना, तो खुद बेतुका बन गया एस आई, और कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं आप, इसलिए एहतियात लाजमी है, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, साइट इंडेक्स पे, और आप ये जो है ना सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन बन गया है विच इज़ ईजी टू डील विद। m जो है उसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, इस m में कोई ऑपरेटर नहीं है, द ओनली ऑपरेटर इज़ राइट हेयर एंड दिस इज़ नो सिंगल ऑपरेटर प्रॉब्लम। तो हर i जो है वो सिंगल स्पिन को ज़ाहिर कर रहा है, और इसको हम साइन से कर सकते हैं। लेट अस से दैट जो एटम है या आयन है उसकी स्पिन जो है, लेट अस टेक s इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, कि आयन की स्पिन जो है या एटम की स्पिन, टोटल स्पिन जो है वो हाफ है। इट कुड बी ड्यू टू ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पार्शियली फिल्ड शेल्स, वट एवर, वी डोंट केयर अबाउट दैट एट दिस मोमेंट। तो अब हमारे पास जो है ये इस प्रॉब्लम को स्पिन हाफ प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। तो लेट्स सी हाउ वी गोइंग टू डू दैट। तो इसको करना तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही उसी किस्म की प्रॉब्लम अब सिंपल सी बन गई है, सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम, जो कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। तो व्हाट वी यूजुअली डू इज़, क्योंकि सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम है तो हम सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन डिटर्मिन करते हैं, और उससे फिर हम जो है ना n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन n टाइम्स वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस वुड बी योर n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, इधर n स्पिन्स हैं, तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन से आप n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिक पार्टीशन फंक्शन सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन जिसको हम n टाइम्स कर देंगे, वो बेसिकली आपका जो है वो एस जी की वैल्यू जो है वो प्लस एंड माइनस 1 है। तो ये आप समझ लें कि स्टेट के अंदर आप इसको डिटर्मिन कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है अगर मैं मीन फील्ड पार्टीशन फंक्शन लिखूं तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस, अब ये n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन है क्योंकि अभी मैं इसको टू द पावर n करने लगा। ठीक है ना, दो टर्म्स आ रही हैं क्योंकि एस जी की वैल्यू दो हो सकती हैं। एस आई जो साइड पर है वो एस जी प्लस और एस जी माइनस हो सकता है, क्योंकि एस आई है ना। तो ये टर्म जो है ये उस चीज़ को जाहिर कर रही है, पहली वाली टर्म जो है ये वाली जो है ना ये इस टर्म से आई, और ये वाला फैक्टर जो है ना वो इस टर्म से आया। अच्छा जी, ये जब हम इसको लिखें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास बेसिकली इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एस जी की याद रखिएगा वैल्यू जो है ना प्लस माइनस 1 ले रहे हैं।
यानी प्लस माइनस हाफ है ना। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, 2 का फैक्टर का मसला है, चलें इसको +1 और -1 ही ले लेते हैं, इट डजंट रियली मैटर। अच्छा जी, अब इसको जो है हम लिख सकते हैं एस बेटा एम, बेटा जो ओह सॉरी वो बताना भूल गया, 1/kBT, जो स्टैंडर्ड जो हमारे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस या स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल रिलेशंस। अब हमने जो बेसिकली जो हमारी जो m को जो हमने डिफ़ाइन किया था ना, उसको अगर हम इधर सब्स्टिट्यूट करें तो फिर आपके पास m² आ जाता है ओवर n टाइम्स j आ जाता है। ठीक है ना, ये बेसिकली हमने ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना, वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ग्राउंड स्टेट की बात करनी है तो व्हाट वी नीड इज़ द फ्री एनर्जी। ठीक है ना, और फ्री एनर्जी को हमने मिनिमाइज़ करना है ग्राउंड स्टेट के लिए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे to determine the ground state. Ground state is at finite temperature, the ground state is the state with the minimum free energy. तो फ्री एनर्जी जो है, ये पार्टीशन फंक्शन मालूम करने का मकसद ये है कि हम फ्री एनर्जी मालूम करें। अब बाद में फिर फ्री एनर्जी को जो है हम मिनिमाइज़ करें। तो फ्री एनर्जी जो है वो आपको पता है कि F जो है वो -kBT log of Z है। ठीक है, तो वही हम इस्तेमाल करने लगे। तो हम जब इसका मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं, हमारे ये मीन फील्ड फ्री एनर्जी है, और मिनिमाइजेशन भी हम जो कर रहे हैं वो मैग्नेटाइजेशन के हवाले से हम मालूम ये करना चाह रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सामने यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ हम मीन फील्ड थ्योरी लगा के जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं कि सिस्टम की ग्राउंड स्टेट क्या है। आमतौर पे ये जो प्रोसेस है ये शुरू में किया जाता है ताकि इंटरेक्टिंग सिस्टम को आप नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम में रिड्यूस करके मीन फील्ड लेवल पे आप ये मालूम करें कि कोई ग्राउंड स्टेट ऐसी है जिसमें फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, यानी ऐसी ग्राउंड स्टेट है जिसमें मैग्नेटिक ऑर्डर हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कोई ऐसे हमें पैरामीटर रिजीम फेज डायग्राम में मिलती है जहाँ पे ये मैग्नेटिक ऑर्डर सिस्टम के अंदर मौजूद हो। तो ये फर्स्ट जो लाइन ऑफ अटैक होती है वो मीन फील्ड थ्योरी में को इस्तेमाल करते हुए हम ये मालूम करते हैं। और फिर अगर हमें पता चल जाता है कि ये ग्राउंड स्टेट है तो फिर हम उस ग्राउंड स्टेट को स्टडी करते हैं, एक्साइटेशन स्टडी करते हैं। तो हमने इसको थोड़ी देर से इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ताकि पहले वो चीज़ें समझ में आ जाए हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट के हवाले से, मगर इसको हम दूसरे ऑर्डर में भी ले सकते हैं कि पहली चीज़ आपने ये की कि ये मालूम करने की कोशिश की कि ग्राउंड स्टेट जो है क्या पॉसिबिलिटी है कि फाइनाइट ये टेम्परेचर पे ये ग्राउंड स्टेट जो है ये फेरोमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट हो। अभी हम जो है 3 डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं। इट कुड बी 3 डायमेंशन, इट कुड बी 2 डायमेंशन, इट कुड बी 1 डायमेंशन। तो अभी हमने बर्मन वैगनर की बात नहीं अभी हम कर रहे हैं। अभी हम जो है इट कुड बी हायर डायमेंशनल ऑल्सो, जिसमें मैग्नेटिक ऑर्डर फाइनाइट टेम्परेचर पे हो सकता है। अच्छा, तो ये जो है हमने वो मालूम करने के लिए अभी हमारा मकसद ये है कि हम ये मालूम करें कि अगर फ्री एनर्जी जो है मिनिमम हो तो क्या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि जब हम फ्री एनर्जी को मिनिमाइज़ करें तो जो हमारे पास स्टेट आए उसमें मैग्नेटाइजेशन नॉन ज़ीरो हो। अगर सिर्फ सोल्यूशन ही ये आ रहा है ग्राउंड स्टेट के लिए कि मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है, जिसका मतलब कोई मैग्नेटिक ऑर्डर नहीं मिलेगा, यानी कोई फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगी सिस्टम में, तो ये पैरामैग्नेटिक स्टेट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये फ्री एनर्जी को मिनिमाइज़ करते हैं और हमें जो है वो मैग्नेटाइजेशन नॉन ज़ीरो मिलती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि एक ख़ास सेट ऑफ पैरामीटर्स रिजीम के अंदर कि इस फेज़ डायग्राम में जो है फेज़ एक मैग्नेटिक फेज़ भी मिल सकता है, फेरोमैग्नेटिक फेज़। तो वो वहाँ से फिर पूरी कहानी शुरू होती है कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ अटैक जो है मीन फील्ड थ्योरी के ज़रिए आप ये मालूम करते हैं कि वाकई ही जो ग्राउंड स्टेट में ये फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन भी है या नहीं। अच्छा, तो वो करने के लिए हमें बेसिकली जो है मिनिमाइजेशन ऑफ द फ्री एनर्जी ही हम कर रहे हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजेशन और ये हमारा मीन फील्ड। तो ये सारी चीज़ करें और हमें इसको जो है ना इक्वल टू ज़ीरो रखना पड़ेगा ताकि हमें ये जो है मिनिमाइजेशन वाली हो। तो इस सारे जो है को अगर हम करें तो ये हमारे पास
एंड दिस इज वी पुट दिस इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आ गई, दिस वी आर पुटिंग दिस इक्वल टू 0। हम इसको जो है हम इनको वेरिएबल्स बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। तो लेट अस से दैट दिस इज़ m ओवर n j जो है उसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, एंड n j बेटा जो है उसको हम b कह देते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो बन गई वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है, एंड्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, जो ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है ना, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर m मैग्नेटाइजेशन के लिए। और हमने ये देखना है कि क्या हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है नहीं। अगर नॉन ज़ीरो मिलती है तो किसी रेंज के अंदर अगर ऐसा है इस इक्वेशन को m नॉट इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करता है, तो फिर हम विल बी सेटिस्फाइड कि जी एटलीस्ट एट द मीन फील्ड लेवल देयर इज मैग्नेटिक finite magnetization. We have a ground state that has a finite magnetization. In other words, the system can have a magnetic order. The ground state can have magnetic order. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो अल्फा इज इक्वल टू tan हाइपरबॉलिक b अल्फा बन गई, ठीक है ना। तो ये हमें सेल्फ कंसिस्टेंटली इसको सॉल्व करना है फॉर m बेसिकली अल्फा के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये m है। तो इसको अगर हम ये सोचें कि जी ये देयर इज़ सम ट्रांजिशन टेम्परेचर जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन स्मॉल है, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज़ सम फेज ट्रांजिशन, और हम कहते हैं कि जी फेज ट्रांजिशन बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक फेज अकर्स एट सम टेम्परेचर। लेट्स सी what happens then near TC। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि m इज़ स्मॉल इन दैट रीजन, क्योंकि एक तरफ फेज़ के पैरामैग्नेटिक फेज़ है जिसमें नेट मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है, दूसरे में फेरोमैग्नेटिक फेज़ है जिसमें मैग्नेटाइजेशन फाइनाइट है। तो ये जब फेज़ ट्रांजिशन से गुजरेंगे आप, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि m जो एक तरह से आप मैग्नेटिक ऑर्डर जो मैग्नेटाइजेशन है जिसको आप ऑर्डर पैरामीटर भी कंसिडर कर सकते हैं वो स्मॉल है। तो अब आप ये tan हाइपरबॉलिक की जो सीरीज़ है, रिकॉल द tan हाइपरबॉलिक सीरीज़ जो है वो है z माइनस सी क्यूब्ड ओवर 3 प्लस सो ऑन। तो अब आप जो है लोएस्ट ऑर्डर टर्म्स इसमें रख सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि आर्गूमेंट स्मॉल है, m इज़ स्मॉल। तो आप इसको कह लेते हैं जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट आप कर रहे हैं b अल्फ़ा माइनस 1/3 b अल्फ़ा क्यूब्ड। अच्छा, अगर b लेस दैन 1 हो ना, if b is less than 1, this has no real solution। ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। एक तो ये है कि m इज़ इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। ये एक्चुअली कॉरस्पॉन्ड करेगा हाई टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक फेज को, जिसमें मैग्नेटाइजेशन 0 है। मगर एक और सॉल्यूशन भी आपके पास आ जाता है जो कि आप चेक कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। और ये लो टेम्परेचर लो टी फेरोमैग्नेटिक फेज। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर आप मालूम कर सकते हैं अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ पे जो एनर्जी स्केल सेट हो रहा है वो KBTC जो है थर्मल एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू NJ नॉट। देखिए ना, ये डायमेंशनलेस आपके पास क्वांटिटी है। बेटा जो है इसमें 1/KBT है, तो उसको अगर आप ट्रांजिशन टेम्परेचर T को TC के बराबर रखें
तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ जो स्केल सेट होता है वो एन जे से सेट हो रहा है। ऑब्वियसली जो एक्सचेंज इंटरेक्शन है वही एनर्जी स्केल सेट कर रहा है सिस्टम का, और कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं जो कपलिंग कर रहे हैं उससे ये सेटिंग हो रही है, क्योंकि वही एनर्जी स्केल सेट करेगा कि स्पिन जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रह सकती हैं, अलाइंड रह सकती हैं या नहीं। तो अगर हम ये इस तरह सेट करते हैं और हम ये अगली ऊपर वाली इक्वेशन में एन जे की जगह के बी टी सी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है एम की एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे में रखेंगे इधर बेटा आ रहा जो 1/kBT है, तो एक्चुअली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन। तो ये 3/2 T/TC, TC माइनस T/TC। सो ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि m जो है वो ज़ीरो हो जाता है, m गोज़ टू ज़ीरो एज T गोज़ टू TC। ठीक है, तो m जो है इस तरह m इधर जो है इज द ऑर्डर कैन बी treated as the order parameter of the system, as the order parameter of the system। ठीक है ना, एक फेज़ में ये ज़ीरो है, t ग्रेटर देन TC, और t लेस देन TC पे जो है ना ये एक फाइनाइट वैल्यू लेता है। और ऑर्डर पैरामीटर के लिए यही हमने पहले डिफ़ाइन भी किया था कि ऑर्डर पैरामीटर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फाइनाइट है एक फ़ेज़ में, नॉन ज़ीरो एक फ़ेज़ में, और ज़ीरो है दूसरी फ़ेज़ में। तो इस मैग्नेटाइजेशन जो है ना, अच्छा अब ये तो है क्लोज टू टीसी। अगर हम बात करें तो क्लोज टू टीसी अगर हम बात करें तो ये जो है सॉरी 1/2 भी क्लोज टू टीसी अगर हम बात करें, अगर हम क्लोज टू टीसी नहीं है ना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि वील बेसिकली हैव टू न्यूमेरिकली सॉल्व दिस इक्वेशन। तो बेसिकली जो चीज़ हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें और बीटा अल्फ़ा को अगर हम x कह देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x/b, बीटा अल्फ़ा नहीं b अल्फ़ा, x/b। तो ये x जो है x/nj, b तो हमने इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ ना kBT है, b यहाँ से ना ये इस डेफिनेशन को इस्तेमाल कर। और अभी हमने कहा कि जी nj जो है वो kBTC है, तो इसको हम लिख सकते हैं x T/TC। ठीक है, nj जो है ये kBTC है, तो kb कैंसिल हो गया, ये बच गया। तो आपकी जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई वो बन गई T/TC x इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड पे tan हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकली। सॉल्व करने का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड को प्लॉट करें एज अ फंक्शन ऑफ x, और लेफ्ट हैंड साइड को प्लॉट करें। अगर हम सॉरी इसको अगर हम प्लॉट करें x हम ले लेते हैं, y जो है y जो है अगर हम ले रहे हैं इन दोनों, एक्चुअली जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों जो कर्व्स के ना इंटरसेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट द टू कर्व्स। इट डिपेंड्स ऑन, ये स्लोप डिपेंड करेगी, लेफ्ट हैंड साइड की जो स्लोप है वो डिपेंड करेगी टी और टी सी का रेशो पे ना। तो अगर आपके पास काफ़ी कम रेशो है तो ये अगर आप इसको कहते हैं, चलें इसको भी ज़रा, अगर ये फैसिलिटी है तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यस, तो ये आपके पास अगर y इज़ इक्वल टू T/TC x है, ये वाला वो केस है जब t ग्रेटर देन TC। ठीक है, और अगर t इक्वल टू TC आ जाएगा तो y इज़ इक्वल टू x वाली लाइन बन जाएगी। तो ये जो है ना आपके पास
टी इज इक्वल टू टी सी वाला केस है जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये सारी लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स ही बन रही। और ये अब आप डिफरेंट स्लोप्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर टी लेस देन टी सी हो जाता है तो फिर ये इस तरह आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रेशियो टी ओवर टी सी इज़, टी इज़ रिलेटिव टू टी सी, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये वाई, ये जो आप कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू टी ओवर टी सी, एक्स को प्लॉट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रेशियोज ऑफ टी ओवर टी सी। अच्छा, अब आपने इसको जो है ना प्लॉट करना है और कंपेयर करना है इस कर्व के साथ। ये जो कर्व मैं ड्रॉ किया है आखिर में, ये जो है ये है y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x। अब ये जो है आप ये देखेंगे कि ये जो है इसका इंटरसेक्शन देखना है, तो हम इंटरसेक्शन देखते हैं कि फॉर t ग्रेटर देन टी सी जो है ना, फॉर t ग्रेटर देन टी सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टी सी, तो सिर्फ ओनली सोल्यूशन यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है वो है x इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज m t is equal to 0 at t greater than equal to tc, whereas there is an intersection, अगर t less than tc होगा ना, there is an intersection। इसका मतलब है कि एक नॉन ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन वाला सोल्यूशन आपको मिल सकता है इस सिस्टम के, यानी मिनिमम एनर्जी जो सोल्यूशन है या दूसरा उसमें जो ग्राउंड स्टेट है उसमें मैग्नेटाइजेशन नॉन ज़ीरो हो। तो ये जो है इस तरीके से हम ये देख सकते हैं दोनों साइड्स को प्लॉट करके उनका इंटरसेक्शन के कब है। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये चीज़ इधर भी ज़ाहिर हो रही है कि अगर b लेस देन 1 हो तो जिस तरह मैंने कहा कि ये जो tan वाला कर्व है और या ये tan वाला जो कर्व है ये b ग्रेटर देन 0 पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, b ग्रेटर देन 0 पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर, लेकिन b लेस देन 0 पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये बेसिकली फेज डायग्राम बन जाता है इसका, मैग्नेटाइजेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इधर J समझ लें, और ये TC है कि बियॉन्ड दिस देयर इज़ नो मैग्नेटाइजेशन, देयर इज़ फाइनाइट वैल्यू। TC से नीचे चले जाएँ ना, TC से नीचे चले जाएँ तो आपको फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन मिल रही होती है, ये मैग्नेटाइजेशन, एंड बिकम्स मैक्सिमम व्हेन यू गो टू t इक्वल टू 0। तो दिस इज़ बेसिकली मीन फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल, और उससे हमने ये जाना कि सिस्टम हैज़ अ फाइनाइट ग्राउंड स्टेट हैज़ अ फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन, आपको ये फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन वाली स्टेट मिल सकती है विच इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम जिसमें मैग्नेटिक ऑर्डर हो। तो ये मीन फील्ड थ्योरी से आपने इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम को नॉन इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम बना के इन अ मीन फील्ड वो रिज़ल्ट हासिल किए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टेक्निक है। तो आज हम फिर हम इधर ही रोकते हैं।